इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी सीरीज के अंदर एंड पैरेलल के अंदर, ये हमारा डिस्कशन चल रहा था, राइट। तो उसी को आगे बढ़ाता हूं मैं। आज आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप क्वेश्चंस को स्पीड से कर पाएंगे एंड हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। So let's just get a quick idea of the shortcuts involved in series and parallel combination, right? In series, as we are all aware that potential difference is different across each capacitor, but as since they are connected in series, therefore the flow of charge or current will be same through each capacitor, right? Hence the charge stored on each capacitor will be same in case of series, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर Q चार्ज यहाँ सप्लाई किया गया है तो यहाँ पे भी प्लस Q एंड यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q एंड यहाँ पे माइनस Q रहेगा, ठीक। अब दोनों कैपेसिटर्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 एंड V2 होगा, वेर वी वेरी वेल नो कि V1 एंड V2 दोनों बैटरी से ही निकले हैं। तो बैटरी अगर V वोल्ट की मैं अप्लाई करता हूं, देयरफॉर V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V, है ना। सपोज अगर यहाँ बैटरी जो कनेक्टेड है वो अगर V है तो उस V की वैल्यू V1 प्लस V2 के बराबर होगी, ये तय होता है हमेशा। नाउ as we know that charge is same in series, potential difference is different across each capacitor and charge is same, so we know Q is same, therefore C1 V1 equals to C2 V2, or else you can say that potential difference is inversely proportional to capacitance, यानी कि वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। ये ऐसे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इफ यू नो दीज tricks. The capacitor whose capacitance is low can have higher voltage. It is very well visible from this particular expression, and it came from when charge is same, then C1 V1 equals to C2 V2, and the ratio of V1 is to V2 is equals to C2 is to C1. Using this relation and this relation, I can conclude that potential 2 is equals to C1 into V upon C1 plus C2. याद रखिएगा, अगर V2 के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो C1 यानी कि अपोजिट जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू ऊपर है एंड कॉमन पोटेंशियल जो बैटरी का है वो मल्टीप्लाई किया गया और नीचे दोनों का एडिशन है ना। सिमिलरली अगर V1 के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो सामने C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कैन बी आस्क्ड एनीवेयर इंस्टेंटली, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन कराऊं, ध्यान से देखो कितनी तेजी से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सोच के देखना। मान लो 2 वोल्ट का हमारा बैटरी है ना, 6 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, ये दो आपके कैपेसिटर्स हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वोल्टेज क्या होगा 6 के अक्रॉस एंड वोल्टेज क्या होगा 3 के अक्रॉस। तो लेट मी से दिस इज V1 एंड दिस इज V2 सपोज, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1। तो आपको अच्छी तरह पता है जब V1 की बात करनी है तो अपोजिट कैपेसिटेंस आप ऊपर रखेंगे, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है तो 3 इंटू फिर उसके बाद वो वोल्टेज जो बैटरी देता है वो रखेंगे अपॉन नीचे आपको 3 प्लस 6 कर देना है। तो आप देख सकते हो 9 बन रहा है, 9 और इधर 3 है तो 3 टाइम्स, तो इट विल बी 2/3 वोल्ट, है ना। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करता हूं तो V2 विल बी इक्वल्स टू, है ना, 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 3 अगेन 9, यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, यानी कि 4/3 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अक्रॉस V2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इतना शॉर्टकट मेथड हो जाता है अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लेते हो फॉर अ ग्लैंस, ठीक है। तो ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई में हमें मदद करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ देखोगे जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है ना, जिसकी कैपेसिटी, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे विजुलाइज कर लो, 4/3 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इट विल बी 1.33333 वोल्ट, इजंट इट। यहाँ पे अगर लिखूंगा तो इट विल बी समवेयर अराउंड 0.666 वोल्ट, है ना। तो आप ध्यान से देखो, जैसा कि हमें वहां पे दिख रहा है, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा,
यानी कि इसकी अगर पोटेंशियल कैपेसिटेंस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा और वो यहाँ पे आ भी रहा है, इट इज वेरी मच विजिबल। तो यहाँ से आपको जस्टिफिकेशन भी मिल रहा है, हमने एक छोटा सा प्रूफ भी किया एंड वी केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, so this is how you have to dig into the question and then investigate what all scenarios are possible, because the more you investigate, the more you dig into the problem, then only you will come to know how things are happening like this। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। सीरीज में ऑलवेज रिमेंबर दैट चार्ज और करंट इज सेम थ्रू ईच component। ठीक, एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर डिफरेंट अक्रॉस ईच component। सीरीज की बात करूं तो ठीक है, whereas in case of parallel, charge will be different through each capacitor but potential difference will be same, है ना। तो hence I can say that the charge which is going from the battery Q will be equals to sum of Q1 and Q2, and definitely potentials across the both capacitors are same, that's why we can write Q1 by C1 is equals to Q2 by C2, because potential is सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम हियर यूजिंग दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन आई कैन फिगर आउट that Q2 is equals to C2 into Q upon Q1 plus Q2. Now always take care of this thing. While you are finding out Q2, you have to use the same capacitance at the top in multiple with the total charge flowing। ठीक है, while finding Q1 again I need C1 in front। ठीक है, these things are very very important to be memorized, because when we were memorizing this particular formula you found that V2 is equals to C1, यानी कि V2 के corresponding C1 सामने था, but here Q1 के corresponding C1 सामने है। That shows a direct relation, that is Q is directly proportional to C। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज भी स्टोर करेगा। तो बाय दिस वे यू कैन लिंक दीज फॉर्मूलाज इन योर ब्रेन and gradually you will find that these are easy to remember always, है ना। तो let's find out by doing one example on this particular expression also। जैसे मैंने दिया same question, 6 microfarad है ना, and this is 3 microfarad, they are connected with a 2 volt battery as you see here। ठीक, now do what? Find out the charge Q1 and Q2 on the capacitors। How will you do that? Do this by your own so that we can be on the same page। Start कीजिए। ठीक, let's do this now। The formula which we have with us is Q1 is equals to, now see in this situation what we need is we need the total charge, which is right now unknown। By just watching this figure we cannot find this thing। ठीक है, so in order to find out the total charge you need to reduce this circuit, and to reduce this circuit we must remember what is the formula of parallel combination। तो parallel combination का जो formula था हमारे पास, it was C equivalent equals to C1 plus C2, which is actually 9 microfarad। as I can see 6 plus 3 will be 9, hence Q will be equals to C equivalent into V। C equivalent is 9 into V2, that is 18 microcoulomb। This is the total charge। Now this is what you have to deal with। Now if I have to find out Q1, then definitely Q1 is equals to 6 into 18 upon 6 plus 3, है ना। So this will be 9, 9 to the 18, 12 microcoulomb as you can see। Q2 will be equals to on the place of 6 I'll keep 3 here, 3 into 18 upon 9, 6 plus 3 again 9, 9 to the 18, 6 3 to the 6, 6 microcoulomb will be the charge here। Now you can add these charges and you can see we will always be getting this total charge which was imparted by the battery, है ना। So this is how you can find out that 18 microcoulomb was the charge which was supplied by the battery, but only 6 microcoulomb got diverted in this branch and remaining 12 microcoulomb went straight away to the 6 microfarad capacitor। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है चार्ज अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, राइट। चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन which I am having with me। I'll give you the question and you can try on your own। Suppose an infinite number of capacitors of capacitance C, 4C, 16C, ऐसे infinite capacitors हैं
and they are connected in series then what will be resultant capacitance, है ना? आपको ये बताना है then what will be the resultant capacitance you have to find out. ठीक है, करो. You just have a minute to do this. The time when you will attempt this, I am drawing another diagram. फिर इसको देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. I think you all have attempted it. Ready? स्टार्ट करते हैं. As you all know, this combination is combination of series, and the formula which we need to use here is 1 upon C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, and it will be so on till you go infinite. ठीक. So 1 upon C equivalent will be equals to 1 upon C plus 1 upon 4C plus 1 upon 16C and so on till infinite. ठीक. अब ध्यान से देखिएगा. You will understand here that in each term there is a multiplier of 1 by 4. You can see that. इधर 1 by 4 multiply किया तो ये term आ गया. इधर 1 by 4 multiply किया तो ये term आ गया. Then definitely it is visible to you. It is a GP. है ना, geometric progression. It is basically a GP which is visible here. ठीक है. तो if I need to do the sum of this particular expression, then definitely what I'll do is I'll take common of 1 by C, and then expressions will be 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 and plus so on till infinite. On solving this, the formula is first term upon 1 minus common multiplier which is 1 by 4. कॉमन मल्टीप्लायर जो यहाँ का है दैट इज r इज इक्वल टू 1 by 4, एंड जो जीपी का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट का वो होता है फर्स्ट टर्म जो कि आपकी है 1 अपॉन 1 माइनस r. इफ r इज लेस देन 1 देन वी यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म हमारी हमेशा यहाँ पे आप चाहो तो एक ही जगह इसको ft लिख लो, फर्स्ट टर्म ft, एंड r इज द कॉमन मल्टीप्लायर जो यहाँ पे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर एक टर्म के अंदर. हेंस ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन इज 4 upon 3c. हेंस c इक्विवेलेंट यहीं आगे लिखता हूँ, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3c upon 4. दिस विल बी आवर आंसर. है ना, ध्यान से देखो. 1 minus 4 को 3 by 4 लिख सकता हूँ. 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3c रहेगा, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3c by 4. दिस विल बी द आंसर टू अवर प्रॉब्लम. अब अगला सवाल ये आपके सामने है. इसमें आपको अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स दैट इज ए एंड बी. है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में, एंड इस तरीके के सवाल आपको ज्यादा करने चाहिए बिकॉज ये करंट में भी पूछे जाते हैं. चलिए करें. देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी मेथड सिखाता हूँ कि इस तरीके से जब भी कभी आपको कैपेसिटर्स मिक्स होते हुए या फिर आपको समझ में ना आए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, या फिर आपको ये पता ना चले कभी इन कमिंग एग्जांपल्स कि कौन सी चीज सीरीज में है कौन सी पैरेलल में है, जब आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाएं तो द वेरी सिंपलेस्ट मेथड इन दिस सिचुएशन इज जस्ट ट्राई टू फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ नोड्स. है ना, हमेशा क्या करो, जस्ट लेबल द नोड्स यानी के कॉर्नर्स. है ना, नोड्स यानी के कॉर्नर्स, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है तो पक्की बात है आप बोलोगे ये भी पॉइंट ए है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी खर्चा नहीं हुआ यानी कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, फिर यहाँ पे भी ए होगा, इस कॉर्नर पे भी, फिर आगे बढ़ूंगा यहाँ इस कॉर्नर पे भी ए होगा एंड इस कॉर्नर पे भी ए होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे कोई भी एडिशनल कैपेसिटर नहीं है. तो जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखा है वही यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी. सिमिलरली यहाँ अगर बी है तो इस वाली नोड पे भी बी आ सकता है बिकॉज कोई कैपेसिटर नहीं है बीच में. इधर भी बी आ सकता है, इधर भी बी आ सकता है, एंड यहाँ पे भी बी रह सकता है. तो अब अगर सारे नोड्स कवर हो चुके हैं, when all nodes are labeled, then redraw डायग्राम. है ना, आपको क्या करना है, वापस से डायग्राम को रीड्रॉ करना है. ठीक है, तो रीड्रॉ करिए. रीड्रॉ करने में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट अगर बी है ना, तो ए से ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है तो सी मैं यहाँ लिख दूंगा. फिर आप देखोगे बी से ए के बीच में एक और कैपेसिटर है तो वो सी फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे.
ये रहा C। फिर आप देखोगे A से B के बीच में फिर से एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर में और लगा दो। तो इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि हाँ, ये तीनों कैपेसिटर जो कि यहाँ डायग्राम में तो सीरीज के लग रहे थे, बट इन एक्चुअल दे आर इन पैरेलल। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस है ए और बी पॉइंट के बीच का, इट इज बेसिकली पैरेलल फॉर्मूला एंड इट विल बी इक्वल टू 3C। इसका आंसर जो है हमारा आएगा 3C। तो अब याद रखिए, अब आपको जो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके के मेथड सिखाए जाएंगे कि कैपेसिटेंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ऐसे बड़े बड़े बल्कि सर्किट जब आएंगे तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा ये उसी पे बेस्ड होगा कि आगे जाके किस तरीके से जो है हम लोग कैपेसिटेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर बताया जाए कि सीरीज है या फिर पैरेलल सर्किट है। ये भी बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक यानी कि नोडल लेबलिंग करके चलना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर ये पॉइंट बी है तो पक्की बात है दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी, है ना। अगर ये पॉइंट बी है तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी, एंड ऊपर वाला भी दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी। सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो पॉइंट बी एंड दिस विल बी पॉइंट बी एज वेल। ठीक, एंड अगर ये पॉइंट ए है तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट ए, this is also point A and this is also point A. Now you very well understand this thing that अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो इस कैपेसिटर का कोई मीनिंग नहीं होता, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर जीरो हो जाता है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज वहां से कभी भी कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हो, हवा तभी फ्लो करती है वेन एवर देर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज, है ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं दो शहरों के बीच में, देन हवा फ्लो कैसे करेगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए याद रखें, अगर इस जगह का और इस जगह का पोटेंशियल सेम हो जाए तो कभी भी कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे पास सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए से बी एक कैपेसिटर और ये ए से बी दूसरा कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर ही जो हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज हुए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन इनका होगा। तो डेफिनेटली अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2C। तो कई बार सर्किट में होने के बावजूद भी कैपेसिटर का मीनिंग नहीं होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो लेबलिंग जरूर करें, कॉर्नर्स को लेबल कर लें। लेबल करने का बहुत आसान तरीका है। अगर यहाँ बी है, जैसे मैं अगले से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज पॉइंट ए, है ना, तो ये वाला भी कैसा होगा, दिस विल बी पॉइंट ए एज वेल। ठीक है, ये वाला भी क्या होगा, दिस विल बी पॉइंट ए एज वेल। ठीक, यहाँ तक चलो कोई भी बीच में इंटरप्शन नहीं है, यहाँ भी इंटरप्शन नहीं है, बट यहाँ से आगे बढ़ते वक्त ये बीच में कैपेसिटर है, तो ये ए है तो ये बी या फिर कोई मतलब कुछ और अल्फाबेट होगा, बट ये ए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो अल्फाबेट बाद में सोचेंगे। यहाँ आ जाता हूँ, बी है अगर ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, दिस कॉर्नर ऑल्सो बी। बट अब इससे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे बी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सी यहाँ ऑक्यूपाई किया हुआ है अल्फाबेट, तो लेट मी टेक दिस पॉइंट एज डी। कुछ बी से अलग अल्फाबेट यहाँ मानना पड़ेगा एंड इट विल बी डी। हाँ, अगर यहाँ डी है तो इस पॉइंट पे भी डी, बिकॉज यहाँ कोई इंटरप्शन यानी कि बीच में कोई कैपेसिटर या कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। सिमिलरली अब डी अल्फाबेट के बाद आता है ई, तो यहाँ पे मैं ई मान लूंगा, बिकॉज ए के बाद डायरेक्ट ए नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ई। अगर यहाँ ई है तो यहाँ पे भी ई आ जाए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो जो मेरे पास टर्मिनल्स है ना, वो ए और बी है और डी और ई, चार अल्फाबेट्स हैं जिनके चारों तरफ कैपेसिटर बांधा गया है। तो इस सर्किट को मुझे दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नोट लगा लेना है। वो नोट ये है, ऑलवेज कीप ए एंड बी पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने वही किया है, ए और बी यहाँ पे लेबल कर दी है, डी और ई यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रोसेस को समझो और फील करना, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली ए और बी हमेशा हॉरिजॉन्टल में रखने हैं, ये रूल है, आपको अपनाना है। फिर डी और ई जो भी आपको मिले वो वर्टिकल में आपको उन्हीं के उस लाइन के परपेंडिकुलर वाली जगह पे रखना है। ऐसा बनाओगे
तो डायग्राम साफ सुथरा बनेगा, कभी मिक्स नहीं होगा, है ना। और ये एक स्टैंडर्ड फिगर भी है, इसीलिए आपको कह रहा हूं इसी तरीके से बनाने। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ड्राइंग में कोई भी चीज डबल बार रिपीट ना हो जाए। तो ए से ई के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको मैं बना लेता हूं सबसे पहले। ए से ई के बीच में, यानी कि यहां से यहां ए से ई के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये बना लिया। तो इसको सर्कल भी कर दिया जिससे मेरे को पता चल जाए कि ये यूज हो चुका है। फिर ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर और है, ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर और बना लिया, ये बन गया भाई, ठीक है। ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर और, फिर डी से ई के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो डी से ई के बीच में भी एक कैपेसिटर बना दिया। सिमिलरली ई से बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ई से बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है ना। फिर बी से डी के बीच में भी एक कैपेसिटर दिख रहा है, ऑब्वियसली वही एक साइड खाली बचा था, तो यूं, है ना। अब आप जानते हो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये भी सी है। ऑल द कैपेसिटर्स आर सी, है ना। और डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ से और यहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका डायग्राम है जो दिख रहा है सामने हमें। अब इस तरीके के सवाल में ये जो पतंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, आप देख सकते हो, दिस इज अ पतंग जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। फर्स्ट इज योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सेकंड इज योर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। एक होता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। ध्यान से सुनना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसके क्रॉस मल्टीपल्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल्स इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस डायग्राम को इरेज कर दूं और यहाँ पे आपको कंडीशन लिखा दूं बैलेंस होने की। कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, है ना। व्हेन C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3, जब इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाए, है ना। व्हेन C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3 हो जाए, देन वी कैन रिमूव C5 कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट, है ना। देन यू कैन रिमूव C5 कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट एंड योर इफेक्टिव डायग्राम विल बी ओनली लाइक दिस। ऐसा हो जाएगा आपका डायग्राम C1 C2 C3 C4, है ना। इस तरीके का आपका डायग्राम हो जाएगा एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व कर लेना है बाय सिंपल मेथड। ये दोनों जो हैं आपके सीरीज में हैं, ये जो दोनों जो हैं सीरीज में हैं एंड दे बोथ आर अगेन इन पैरेलल। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये खास ट्रिक है कॉम्प्लेक्स सर्किट की, अगर इनका क्रॉस मल्टीपल इक्वल हो जाए तो बीच का कैपेसिटर आपका इरेज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो पा रहा है। देखो C इंटू सी स्क्वायर, C इंटू सी स्क्वायर, यानी कि इसको मिटा दूंगा, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ C और C, अगर ये दोनों आपस में सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा वो चार्ज इसमें भी एंटर होगा। तो अगर इस ब्रांच में चार्ज सेम एंटर हो रहा है दोनों के अंदर, तो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में दो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C/2। सिमिलरली नीचे के इन दोनों का भी होगा C/2। अब ये दोनों अगर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 प्लस C/2, यानी कि C आंसर। तो CAB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक। तो ध्यान रखें, व्हीटस्टोन दो तरीके के हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन अभी हम लोगों ने आज डिस्कस किया, अनबैलेंस आगे जाके डिस्कस करेंगे जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे लेंगे, इस तरीके से इसको किया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्क्रीन पॉज करके मैं चाहूंगा कि ये वाला 5th क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। शाबाश, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? मैं इस तरफ इरेज करना चाहूंगा, है ना, कुछ समझाना है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वापस से वही नोड्स को लेबल करना है, वही काम करना है। अगर ये पॉइंट बी है तो पक्की बात है दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी, दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी, दिस इज ऑल्सो पॉइंट बी। आपको पता चल जाना चाहिए कि बी होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है तो आपको पता चलना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज पॉइंट ए, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ए, बट दिस कैन नेवर बी पॉइंट ए। आपको इसको मानना पड़ेगा कुछ डी, अगर ये डी तो ये भी डी, एंड ये वाला पॉइंट डेफिनेटली ई, क्योंकि ये अगर ई है तो ये डी होना चाहिए, मतलब सेम नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ चुका है। अगेन इफ यू विल सी वी हैव व्हाट
अल्फाबेट्स ए, बी, ई एंड डी, 4 अल्फाबेट्स फिर से आ चुके हैं आपके पास। सी कैपेसिटेंस का है, वो काउंट मत करना, वो तो उसका खुद का वैल्यू है। अब ए और बी के बीच में निकालना है, तो आपको सिखाया था ऑलवेज कीप ए एंड बी पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वापस से ए इधर मानूंगा, बी इधर मानूंगा, अगेन डी इधर मानूंगा एंड ई इधर मानूंगा। अब देखता हूं इस बार किस तरीके की ड्राइंग बनती है। ठीक है, सबसे पहले ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर, ये वन, तो ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लो, है ना, ये बना दिया। ये ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। फिर ए से ई के बीच में एक कैपेसिटर बना लो, ये बन गया। ठीक है, तो ये भी यूज कर लिया अपन ने। फिर ई से डी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो, ये बन गया आपका। ई से डी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो। फिर ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो। अब ए से बी के बीच में बनाना है तो नीचे से ले लो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ए से बी वाला भी बन गया। फिर ई से बी के बीच में बना लो एक, ई से बी के बीच में ये बन गया, है ना, ये भी यूज कर लिया। फिर डी से बी के बीच में भी एक बना लो, ये भी हमने कैपेसिटर बना ली। तो अब इस तरीके से सारे कैपेसिटर्स आपके ड्रॉ हो चुके हैं। ध्यान से देख, सारे कैपेसिटर्स आपके ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक, तो अब इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बतानी है ए और बी के बीच में। ध्यान से देखो, वापस से यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच वाला कैपेसिटर हटाना पड़ेगा, तो ये हटा देते हैं। ठीक, इसको हटाते ही इस पूरे के पूरे का रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हो, वो था सी। तो इस पूरी पतंग को हटा के मैं सीधे सी लिख सकता हूं, एंड ए और ये बी पॉइंट और इनके नीचे एक सी कैपेसिटर और है मेरे पास, वो है ये वाला, है ना। अब इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, पैरेलल का फॉर्मूला, इट विल बी 2C। तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लोग हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग विच यू नीड टू टेक केयर इज दैट लेबलिंग, है ना, लेबलिंग का ध्यान रखना। पॉइंट बी तब तक चलेगा जब तक बीच में कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे बी कैपेसिटर आ गया, जैसे नाम बदल देने का, सिंबल बदल देने का, ऐसा। ठीक है, फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसको बोलते हैं हम लोग लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको कुछ इस तरीके का सर्किट दिखाया गया है जो आपको सामने दिख रहा है। इसमें इनफाइनाइट लैडर है, बहुत ज्यादा लंबा लैडर, है ना। और लैडर इस तरीके से बनाया गया है, आपने सीढ़ी तो देखा ही होगा। लैडर किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना। तो ये लैडर है। अब लैडर में क्या है, ये वाला टर्मिनल आपका ए पॉइंट है, ये वाला टर्मिनल आपका बी पॉइंट है, एंड बीच में सारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, इस तरीके से कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। काफी सारे सर्किट्स लगे हुए हैं, मतलब कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन है जैसी आपको सामने दिख रही है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इनफाइनाइट तक सर्किट आ गया, अब कैसे हो पाएगा। इनफाइनाइट तक सर्किट आ गया तो इसको आप कर सकते हो, बहुत आसान है करना, और इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप लोग बचपन में, मतलब जैसे अभी अपन छोटे हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना कई बार कि अगर आंसर नहीं पता तो लेट सपोज आंसर बी एक्स, नाउ फाइंड एक्स, है ना। तो वही मैट्रिक यहाँ पे लगाऊंगा। लेट सपोज इफ आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्स, यानी कि इधर जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर होगा एक्स, ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इस पूरे के पूरे लेटर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। तो ए और बी की जगह कल को मैं सीधे सीधे एक कैपेसिटर लगा दूं और उसकी कैपेसिटेंस हो एक्स, तो भी काम चल जाएगा, इस पूरी लेटर को हटा सकता हूँ, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, तो एक एक्स का कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब सोच के देखो, अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये वाला पेयर एक सेट है, इसके बाद अगला सेट है, इसके बाद अगला सेट है, फिर उसके बाद अगला सेट है, इस तरीके से लेटर हमारी कंटिन्यू चल रही है ना। तो हमारा एक सेट कहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस पूरे सेट को छुपा दूं, है ना, इस पूरे सेट को अगर मैं छुपा दूं और मैं इस रिमेनिंग सर्किट को देखूं, तो क्या आप तब भी कहोगे ये एक इनफाइनाइट सर्किट है ना। यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक इनफाइनाइट बड़ी चीज में से एक छोटी सी चीज कट कर ली, छोटा सा पीस उठा लिया, तो क्या वो चीज जो है वो इनफाइनाइट नहीं रहेगी, अब क्या वो कम हो जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई कि समुद्र में से मैं एक बाल्टी पानी निकाल लूं, मैं बोलूं कि पानी कम हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जो चीज इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली बड़ी है, उसमें एक छोटा सा पीस अगर आप काट लोगे तो वो स्टिल इट विल बी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों हटा दूं तो ये वाला सर्किट स्टिल कैसा कहलाएगा, इनफाइनाइट सर्किट कहलाएगा।
तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, फिर x होना चाहिए। तो मैंने वही ट्रिक लगानी है यहाँ पे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ से हमारा जो सर्किट जा रहा है वो कुछ इस तरीके का है, ये 1 है, ये 2 है। अब इसके आगे जो भी आंसर आएगा वो फिर से क्या होगा, x होगा। तो मैंने यहाँ पे x मान लिया। यूं क्यों, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि इंफिनिटी का आंसर x है, तो यहाँ भी तो इंफिनिटी बन रहा है। इसको अगर छुपा दूं तो भी तो इनफाइनाइट सर्किट बन रहा है। तो इस पूरे सर्किट का आंसर, यानी कि मैं ऐसे मान लूंगा यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो भी तो ये इनफाइनाइट सर्किट बन रहा है। तो ए और बी के बीच का आंसर फिर से क्या हो जाएगा, x। तो इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे x से। अब ये सर्किट सिर्फ छोटा सा हो गया। अब आप ऐसे सोचो, ये जो 2 और ये x है, ये दोनों, क्या ये दोनों सीरीज में है, 2 और x, है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो 2 और x दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों इस 1 के साथ में पैरेलल में है ना। तो उस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो, है ना। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको तो एज इट इज, ये पॉइंट ए है, नीचे तो सीधे सीधे आपका 1 है ना, ये 1 है। इधर आपका सीधे सीधे जो 2 और x का कॉम्बिनेशन था सीरीज का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, सॉल्व करके, है ना। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो कैपेसिटेंस हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वही हमने यूज किया सीरीज के अंदर, ठीक है। अब ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या यूज होता है वो आप जानते ही हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CAB इज इक्वल टू, पैरेलल का फॉर्मूला इज 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। और आप जानते हो CAB की वैल्यू यानी कि आंसर ऑलरेडी क्या है, x है। तो इसको इक्वल टू x कर दो। अब आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, देखना, इस 1 को मैं इस तरफ लेके चला गया, तो 2x इज इक्वल टू x माइनस 1 into x plus 2 and it is equals to x square minus x plus 2x minus 2, है ना। और यहाँ पे 2x है ही सी, 2x ने 2x को काट दिया, तो एक्सप्रेशन बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकाला, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलता है x इक्वल्स टू माइनस 1 2। तो माइनस 1 तो ले हो ही नहीं सकता, तो आंसर विल बी 2 माइक्रोफेरेड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि CAB की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोफेरेड। ये आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लैडर प्रॉब्लम्स की जाती हैं इन कैपेसिटर, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया हो, है ना, और मे बी पॉसिबल GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हो। तो कई जगहों पे जहाँ पे आपको दिक्कत हो, आपको ऐसा लगे कि सर ये पहली बार पढ़ा है, तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, सो दैट वी कैन डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको थोड़ी सी लेवल में अपलिफ्टिंग दिखेगी, तो जहाँ पे भी पॉइंट्स डिफरेंट है वो भी आप देखते रहिएगा। इसका मतलब कुल मिला के आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड तुरंत जो है इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर ये चीज पता है और ये चीज नहीं पता है ना। तो फिर अपन उसके ऊपर और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक और मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, उनको मैं नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ शेयर कर चलते। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में एंड स्फेरिकल कंडक्टर्स के बारे में, ठीक। तो एक तो होते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जिनके बारे में हम लोग अभी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं आपके स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, जो कि स्फेयर के शेप के होते हैं, और इनको हम कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक। चैप्टर की जब बिगनिंग हुई थी तो आपको समझाया था कि जो भी चार्ज एक स्फेयर के ऊपर होता है वो एनर्जी बाहर टिल इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्कैटर हो रखी होती है, जो कि काफी हद तक वेस्ट होती है, जिसको कन्फाइन करना हमारा मकसद होता है। एंड उस मकसद में अगर आप कामयाब होते हैं तो इट कैन स्टोर एनर्जी अप टू अ सर्टेन लेवल, इसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो एक स्फेयर के लिए जो कैपेसिटेंस होती है उसका बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला था, C इक्वल्स टू Q बाय V, वेयर V इज इक्वल्स टू KQ बाय R। तो KQ अपॉन R ऊपर चला जाता है, तो Q से Q कैंसिल होके K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाती है। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, जिसकी मदद से हम लोग बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखें, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज सप्लाइड अपॉन राइज इन पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा V नीचे रहता है,
ठीक है। तो डेल्टा वी, सपोज कीजिए ये जो स्फेयर है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बेसिकली दिस इज अ आइसोलेटेड स्फेयर, है ना, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज अ आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना। तो एक आइसोलेटेड स्फेयर में जो कैपेसिटेंस है वो इस तरीके की है, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये मुझे पता चल रही है। अगर इसी कैपेसिटर को गलती से भी आपने अर्थ कर दिया इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, एंड हेंस डेल्टा वी बिकम जीरो, बिकॉज इनफाइनाइट पे तो जीरो है ही, सी सरफेस पे भी जीरो हो गया, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो होते ही आपकी कैपेसिटेंस कहाँ अप्रोच कर जाएगी, इनफाइनाइट पे, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो कैन बी सेड एज इनफाइनाइट, यानी कि नॉन डिफाइंड है। फिर आते हैं हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स के ऊपर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स यानी कि एक स्फीयर के बाहर दूसरा एक और स्फीयर, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि दे आर शेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड इनर स्फीयर इज हैविंग सर्टेन चार्ज क्यू, ठीक है। अब क्या होता है, देखना, सोच के देखना, ये क्यू चार्ज इसकी पूरी सरफेस पे था, ये इनफाइनाइट तक जाता, पक्की बातें जाती, बट मैंने क्या किया, उसके बाहर एक और सरफेस बिछा दी या रख दी, सो दैट क्या होगा, जितना भी फील्ड अब यहाँ से जाएगा ये इसके ऊपर टर्मिनेट हो जाएगा ऊपर वाली सरफेस पे। बट अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि मैंने चार्ज सिर्फ अंदर दिया है क्यू, एंड बाहर कोई भी चार्ज नहीं दिया, बट यहाँ पे अर्थिंग कर दी, यानी कि अदर स्फीयर इज अनचार्ज एंड वन साइड ऑफ इट इज अर्थड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अर्थिंग के सवाल करने के लिए हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी सवाल किए थे। तो अर्थ जब भी किया जाता है किसी भी कंडक्टर को, तो आपको ऐसे मान लेना चाहिए कि उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है, क्या, क्यू ई इज द चार्ज विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द अर्थिंग, है ना। तो क्यू ई चार्ज यहाँ पे मान के, एंड जहां अर्थिंग की जाती है उस सरफेस पे, उस स्फीयर पे पोटेंशियल आपको जीरो करना होता है। तो ये अगर 2 पॉइंट मान रहा हूँ, इसको 1 पॉइंट मान रहा हूँ, तो पोटेंशियल एट 2 विल बी इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एट 2 जीरो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा के क्यू ई बाय आर टू प्लस के क्यू अपॉन आर टू। तो क्यू ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास माइनस का कैपिटल क्यू, है ना। तो क्यू ई की वैल्यू आपने माइनस का कैपिटल क्यू यहाँ लिख ली। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाली सरफेस पे प्लस का चार्ज आपने बिछा दिया है इस स्फीयर पे, है ना, ये वन सरफेस को ध्यान रखना, इधर मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अपोजिट में माइनस का क्यू यहाँ पे जम जाएगा ऐसे, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी जो एनर्जी है वो कन्फाइंड हो जाती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ऐसे, है ना, हमारी एनर्जी यहाँ कन्फाइंड हो जाती है इस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, है ना। अब आप कैसे डील कर सकते हो इसके साथ में, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी होता है ना। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होता है। तो V1 की वैल्यू मैं जानता हूं क्या, के क्यू अपॉन R1, V1 यानी कि इस अंदर वाले गोले के ऊपर पोटेंशियल को लिखना है। तो इस क्यू के कारण, ये जो ब्लू वाला क्यू है इसके कारण के क्यू बाय R1, बाहर वाले के कारण के माइनस क्यू अपॉन R2। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया। सिमिलरली अब इस 2 पॉइंट पे यानी कि बाहर वाले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कैन बी रिटन एज के क्यू, यानी कि ये माइनस क्यू अपॉन R2 ये रहा, प्लस के क्यू अपॉन R2, इस वाले क्यू के कारण बाहर के क्यू बाय R2 माइनस क्यू के कारण के क्यू बाय R2, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब V1 माइनस V2 जब आप करोगे तो यू कैन सी दैट के क्यू बाय R2 कैंसिल हो रहा है, एंड द एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। अब हम जानते हैं C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा V होता है, तो डेल्टा V की जगह हमने यही सेम टू सेम एक्सप्रेशन डाल दिया V1 माइनस V2 का, तो हमारा आंसर आ गया कुछ इस तरीके का। आपको तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट है कुछ इस तरीके का कि अंदर की रेडियस एंड बाहर की रेडियस R1 R2 का प्रोडक्ट अपॉन उसका सब्ट्रैक्शन, इस तरीके का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको मिल जाएगी कैपेसिटेंस इस पर्टिकुलर सेट की, है ना। व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थड, अगर इनर स्फीयर को अर्थिंग कर दी जाए तो फिर से वही सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा। अंदर के स्फीयर पे क्यू ई चार्ज मान लेंगे, इस स्फीयर पे यानी कि 1 पे पूरा का पूरा पोटेंशियल लिखेंगे, इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो के क्यू ई अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्यू ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ क्यू इंटू R1 अपॉन R2। तो ये हमारा जो है चार्ज हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर,
ठीक है, याद रखिएगा ये चार्ज माइनस का है, ठीक है, ये आप ही को याद रखना है। अब इसी तरीके से जो है आगे बढ़ूंगा। अब मुझे पता है इस वाली सरफेस का पोटेंशियल तो जीरो है, तो मैं सीधे V2 की पोटेंशियल लिख लूंगा। तो V2 की पोटेंशियल मेरी कितनी आएगी, के क्यू अपॉन R2, है ना, प्लस के क्यू ई, ध्यान से सुनना, के क्यू अपॉन R2, R2 रेडियस, के क्यू ई अपॉन R2 वो भी R2, है ना। अब क्यू ई की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो माइनस के साथ सब्सटीट्यूट होगा, तो के क्यू R1 अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू बाय R2 कॉमन निकाला, बिकॉज C अपॉन डेल्टा वी करना है। V1 की वैल्यू जीरो है, आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, यहाँ लिखी हुई भी है। डेल्टा वी में V2 माइनस V1 लिखा, तो के क्यू बाय R2 कॉमन निकाल दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, के की वैल्यू का 1/4 ऊपर, R2 का स्क्वायर ऊपर, और नीचे R2 माइनस R1। तो ये इस सेटअप का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से जो है अलग अलग सेटअप का अलग अलग फॉर्मूला है, बट आया कहाँ से, डेरिवेशन कैसे हुआ, वो वही कॉमन डेरिवेशन है, दैट इज अवर ओल्ड फॉर्मूला, दैट इज Q अपॉन डेल्टा V। इससे डिराइव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अर्थिंग करके बेसिकली हम लोग क्या हासिल कर रहे हैं। अर्थिंग करने से क्या हो रहा है कि बाहर इस जगह पे, है ना, से सारा का सारा चार्ज अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे कि क्या होता है, एनर्जी कन्फाइन हो जाती है इस पर्टिकुलर रीजन में, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सारा का सारा चार्ज आपका अंदर की तरफ आ रहा है, जिससे कि एनर्जी हमारी कन्फाइन हो जाती है अंदर के रीजन के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं, दो केसेस और हैं, इनको भी समझ लो। इस केस में ऐसा है कि जब कभी भी आप कोई भी चार्ज इस अंदर वाले स्फीयर को दोगे, तुरंत जो सारा का सारा चार्ज है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, एंड जब पूरा का पूरा चार्ज बाहर की तरफ आ जाएगा तो सारा का सारा चार्ज कैपेसिटेंस भी बाहर वाले स्फीयर के कारण ही रहेगा। तो इट विल बी एक्टिंग एज दैट डायग्राम। तो 4πε0 इंटू R2 यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चार्ज गिवन टू sphere of radius R1 will reach on outer sphere, है ना, ये होगा ही सही, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड लोअर पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर पे ही अवेलेबल है। तो सारा चार्ज आपका बाहर चला जाएगा, एंड बाहर जाते ही जो कैपेसिटर वो बन जाएगा वो होगा एक R2 रेडियस का स्फीयर। तो इसीलिए आपकी कैपेसिटेंस लिखी जाएगी 4πε0 इंटू R, है ना। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ देखो, इस स्फीयर और इस स्फीयर का दोनों का कैपेसिटेंस यानी कि कंबाइंड कैपेसिटेंस बताना है। तो सिंपल सी बात है, 4πε0 R1 प्लस R2, है ना। कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2। तो दोनों को कॉमनली ऐड करेंगे तो 4πε0 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये है कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, और आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ठीक है। तो इनका हमको खास ध्यान रखना है। फटाफट कॉपी कर लीजिए। आपको याद है हम लोगों ने छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके बिग ड्रॉप बनाई थी, और बड़ी ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा भी था, है ना। तो अगर आपको वो इलस्ट्रेशन याद है तो यहाँ पे भी हम उसी सेम टू सेम चीज को फिर से कर सकते हैं। अगर अपन चाहें तो इसको वापस देख लेते हैं। देखो, याद करो, जैसे, है ना, मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है ना, एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप है। उस लिक्विड ड्रॉप का हमारे पास रेडियस है R, एंड कैपिटल चार्ज है Q, इसका पोटेंशियल है V, एंड इसका कैपेसिटेंस है C, है ना। हर चीज आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं। V की वैल्यू आपको पता है, इट इज के क्यू बाय R। C की वैल्यू आपको पता है, इट इज 4πε0 इंटू R। ये सारी चीजें आपको पता है ना। एवरीथिंग यू वेरी वेल नो। इसको हमने छोटे छोटे बूंदों में, ड्रॉप्स में, एंड ड्रॉप्स में तोड़ दिया है, ठीक। एंड ईच ड्रॉप इज हैविंग स्मॉल रेडियस R, है ना। और इसका पोटेंशियल V1 मान लेता हूँ, कोमा इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है V1 की वैल्यू, तो इट विल बी K इंटू स्मॉल क्यू। अच्छा, इसका चार्ज भी स्मॉल क्यू मान लेते हैं एक का, तो के क्यू अपॉन स्मॉल R, है ना। एंड इसका जो कैपेसिटेंस है वो भी होगा 4πε0 इंटू स्मॉल R, ठीक। कुछ इस तरीके से होगा। अब हमको अच्छी तरह पता है, क्योंकि इसमें से ये बना है, तो पक्की बात है वॉल्यूम का कंजर्वेशन होगा। तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन मैं जानता हूं कि 4/3 पाई इंटू R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब होना चाहिए। कैंसिलेशन कैंसिलेशन, आप यहाँ से देखोगे पहला रिलेशन आया था हमारे पास, पहले भी किया था हमने यही सेम टू सेम फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोगों को ये देखना है कि आपकी जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड कर रही है। तो कैपिटल C यहाँ पे 4πε0 कैपिटल R है ना।
तो अगर मैं रेशियो लूँ C/C1 का, तो इट इज बेसिकली व्हाट, R/स्मॉल r, है ना, ध्यान से देखो, एंड इट इज व्हाट, n की वैल्यू 1/3। तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल C इक्वल्स टू n की वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ C1, है ना। तो अगर आप C1 फाइंड आउट करना चाहते हो या C फाइंड आउट करना चाहते हो, आप सब कुछ यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो। एक और रास्ता है मेरे पास, वो ये है कि मैं V भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये भी जानता हूँ Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q, क्योंकि जो टोटल चार्ज है ये इसके बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो V1 की वैल्यू है वो है K इंटू स्मॉल क्यू अपॉन R, है ना। तो स्मॉल q को मैं लिख सकता हूँ K इंटू कैपिटल Q बाय n, स्मॉल r को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, है ना। ध्यान से देख लो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n की पावर माइनस का 2/3 टाइम्स ऑफ v, है ना। ध्यान से देखो, ये जो v1 है इसी को हम लोगों ने स्मॉल q को मैंने लिखा कैपिटल Q बाय n, ठीक, एंड स्मॉल r को मैंने लिखा r अपॉन n की पावर 1/3, तो n की पावर 1/3 ऊपर गया, 1/3 माइनस 1 विल बी माइनस का 2/3, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो एक का ये रिलेशन आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगेन आप अगर इसको सिंपल फॉर्मूले से भी करोगे, C1 की वैल्यू के फॉर्मूले से जैसे हम कर रहे थे, दैट इज Q अपॉन डेल्टा V, तो भी आपका सेम टू सेम आंसर वही आएगा, दैट इज C1 इज इक्वल टू, करके देख लीजिए, देखना ध्यान से। तो C1 की वैल्यू आएगी Q अपॉन V1, है ना। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या लिखूंगा, कैपिटल Q बाय n बराबर, और V1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये वाली, यानी कि n की पावर माइनस 2/3 V, है ना। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, Q अपॉन कैपिटल Q बाय V इज इक्वल टू व्हाट, C, है ना। तो C अपॉन n की पावर 1/3, तो मुझे यहाँ से कैपिटल C की वैल्यू मिल रही है n की पावर 1/3 C1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो वही सेम आंसर आ गया जो पहले आ रहा था। ये ऐसे भी हो सकता है, दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहीं पे इन दोनों का डिवीजन कर दूं, तो मुझे आपको यहाँ पे रेशियो दिखाने में दिक्कत नहीं है। देखो, r अपॉन कैपिटल R, है ना, वेयर r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1/3, तो भी आ जाएगा सेम टू सेम रिजल्ट, है ना। तो देयर आर टू मेथड्स। तो कैपेसिटेंस को भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो ड्रॉप वाला जो हमने केस पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी कैपेसिटेंस उसी के अंदर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ कैपेसिटर के बारे में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इसी से रिलेटेड सवाल आपको अपने मॉड्यूल्स में करते रहने हैं, एंड कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन अपने आप जो है आप बना सकें तो बना लें। जैसे 64, कई बार जैसे क्वेश्चन अपन को लेना होता है तो हमेशा याद रखें, कुछ ऐसा मल्टीपल लें जिसमें क्यूब रूट पॉसिबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लें, क्वेश्चन अगर करना हो तो एक क्यू चार्ज को मैंने एक बिग ड्रॉप को, है ना, एक बिग ड्रॉप को मैंने कितनी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया, 27 स्मॉल ड्रॉप, ऐसा क्वेश्चन बना लो, है ना। या फिर 64 स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन बना लो। मतलब आपको हर बार कोशिश ये करनी है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्यूब रूट बन रहा है, 3 का क्यूब रूट बन रहा है, ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चंस बना लेने, है ना। तो एक दो क्वेश्चन अगर आप करके देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो बिग ड्रॉप जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको 64 छोटी ड्रॉप्स में तोड़ना है एक बार, और एक बार 27 स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ना है, एंड उन दोनों के कैपेसिटेंस के बीच में रेशियो आपको निकालना। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकाला है, ऐसी सैकड़ों ड्रॉप्स है ना, n ड्रॉप्स हैं ऐसी, मैंने उनको जोड़ा नहीं है आपस, मैंने सिर्फ सिंगल ड्रॉप का ही कैपेसिटेंस यहाँ पे रेशियो में लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।